हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक और उपयोगी वीडियो सामान्य हिंदी से। दोस्तों, आज की ये वीडियो हाथ के लिखित नोट्स के जरिए दोस्तों आप सभी को कवर कराई जाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हिंदी एवं अन्य भाषाओं का विकास। कैसे हिंदी का विकास हुआ, कैसे अन्य भाषाओं का विकास हुआ, ये आज की इस वीडियो में आप सभी को बिल्कुल पूरे विस्तार से बताया जाएगा। ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हस्तलिखित नोट्स के जरिए ये वीडियो आप लोगों को कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, तो ये नोट्स आप सभी को पीडीएफ के जरिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालकर उपलब्ध करा दिए गए हैं। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ भी। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। आप लोगों को पता है भाई, भाषा की जिन मौखिक ध्वनियों को लिखा जाता है, ठीक है, उन्हें ही क्या कहते हैं दोस्तों, उसे ही लिपि कहते हैं। जैसे मैंने बोला क और आपने लिख दिया ये क, मैंने ही लिख दिया, आपने लिख दिया, ठीक है, तो ये आपने जो लिखा यही क्या है, यही लिपि है। ठीक है भाई, चलिए, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे भाई, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। ऐसे ही पंजाबी भाषा है, ठीक है, तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, वो है गुरमुखी। ठीक है भाई, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन लिपि। ठीक है, उर्दू और फारसी दोनों भाषाओं की लिपि भी कौन सी होती है, तो वो भी देवनागरी ही होती है। ठीक है, हिंदी की लिपि देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी, अंग्रेजी की रोमन लिपि, उर्दू एवं फारसी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि होती है। चलिए, यही बात करें आगे इसी में, संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी होती है, संस्कृत की, जिसे देवों की भाषा और प्राचीन भाषा के रूप में भी जाना जाता है संस्कृत को। तो संस्कृत की जो लिपि होती है वो होती है देवनागरी लिपि। ठीक है, नेपाली भाषा की लिपि भी कौन सी होती है, तो या तो आपको ऑप्शन नेपाली मिलेगा या फिर देवनागरी मिलेगा। ठीक है, तो नेपाली भाषा की लिपि होती है देवनागरी। अगर आपको दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो आप वहां पर लगाएंगे देवनागरी को। अगर देवनागरी ऑप्शन में नहीं मिलता है तब आप वरीयता देंगे नेपाली को। ठीक है भाई, मराठी भाषा की लिपि कौन सी होती है, तो मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी ही होती है। चलिए, थोड़ा सा जान लीजिए कि लिपि किसे कहते हैं। भाषा की जिन मौखिक ध्वनियों को चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे ही लिपि कहते हैं। तो नोट करके मैंने आपको बताया है भाई। ठीक है, भाषा की मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के जरिए लिखा जाता है, यानी चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है, जरिए लिखा जाता है, उसे ही लिपि कहते हैं। आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए, मैं यहाँ पर एक कथन बताऊंगा आप लोगों को। ये कथन आपसे पूछा जाए तो बता दीजिएगा किसी भी एग्जाम में। सम्यक प्रकार से उच्चारित वाणी ही भाषा है, यह किसने कहा था। तो सम्यक प्रकार से उच्चारित वाणी ही भाषा है, ये महर्षि पाणिनि जी ने कहा था। ठीक है भाई, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है। ठीक है, इनके द्वारा रचित एक प्रसिद्ध पुस्तक है अष्टाध्यायी। अगर आप लोगों से पूछे कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपका आंसर होगा महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। और इन्होंने ही कहा था, पाणिनि जी ने ही, सम्यक प्रकार से उच्चारित वाणी ही भाषा है। चलिए, भाषाओं के बारे में या फिर भाषा के बारे में बात कर लेते हैं कि भाषा कहते किसे हैं। भाषा के बारे में बात करते हैं। भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। ठीक है भाई, जिसके जरिए भाई हम अपने विचार आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आप अपने विचार हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये कैसे संभव हुआ, भाषा से ही ये चीज़ संभव हुई। भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। ठीक है, या फिर विचार आत्मा की मूक या भावनात्मक बातचीत है। ठीक है भाई, आप लोग ऐसे कह सकते हैं, भाषा भाव और विचारों के आदान प्रदान का साधन है, या विचार आत्मा की मूक या भावात्मक बातचीत है। ठीक है, भावात्मक बातचीत है। तो ऐसे आप लोगों को भाई ये चीज़ याद रख लेनी कि भाषा क्या है, तो आदान प्रदान का क्या है, साधन है। चलिए, इसी में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। पर वही जब ध्वनात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है, यानी ध्वनि के जरिए ध्वनात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है, तो भाषा कहलाती है। यह कहा था प्लूटो ने। ठीक है भाई, आप लोग ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। ठीक है, और इसी में आप लोग एक पॉइंट जोड़कर याद रखिएगा, विचार आत्मा की मूक या भावात्मक भावात्मक बातचीत है। पर वह जब
ध्वनात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो भाषा कहलाती है। यह कहा था प्लूटो ने। आप लोग याद रखिएगा, पूछे तो बता दीजिएगा। कितना कहा था? यहाँ से लेकर कहा था। ठीक है, भाषा क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। ठीक है, विचार आत्मा की मूक या भावनात्मक बातचीत है, पर जब वह ध्वनात्मक होकर होठों पर होती है, प्रकट होती है, तो भाषा कहलाती है। प्लूटो ने कहा, यहाँ से ये चीज़ प्लूटो ने कही थी, ये लाइंस प्लूटो ने कही थी, जो मैंने आप लोगों को बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में नोट्स बहुत अच्छा है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे हाथ के द्वारा लिखा गया नोट्स है, हालांकि राइटिंग थोड़ी ऐसी आई। हिंदी भाषा की जननी कौन सी है? तो हिंदी भाषा की जननी या की माँ माना जाता है संस्कृत को। ठीक है, प्राचीन भाषा भी किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन संस्कृत को ही माना जाता है। सबसे पहले बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? तो वो भी संस्कृत ही थी। ठीक है, हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है ये किससे मानी जाती है भाई? आप लोग थोड़ा ये जानिए। हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है ईरानी भाषा से मानी जाती है, क्योंकि जो ईरानी लोग थे ना, वो ही सै को है बोलते थे। ठीक है, सै की जगह क्या बोलते थे? है। ठीक है, तथा ध को क्या बोलते थे? द बोलते थे। ध को द बोलते थे। अब बनने का क्रम आप लोग ऐसे याद रखिएगा। सबसे पहले जो थी वो थी सिंधु, सिंधु से बनी हिंदू, और हिंदी से बनी हिंद, और हिंद से बनी थी तब जाकर हिंदी। ठीक है, सबसे पहले बनने का क्रम क्या है? सिंधु, सिंधु से बनी हिंदू, और हिंदू से हिंद, और तब बनी जाकर हिंदी। ये भाषा का बनने का क्रम है। चलिए आगे बात करते हैं इसी में। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का जो उल्लेख है ना, 22 भाषाओं का, तो आप लोगों से पूछे भारत के संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये किस अनुच्छेद में है? 343 में। अगर 343 से आगे पूछे भाई, पीरियड पूछे कि 343 से लेकर कहाँ तक है, तो लिख लीजिए 343 से 351 तक भाषा को महत्व भारत के संविधान में दिया गया है, और इसका वर्णन भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो ये भी लिख लीजिएगा, 8वीं अनुसूची अनुच्छेद 343 से 351 तक भारत के संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगर आप लोगों को 343 से 351 का पीरियड नहीं देता है, तो फिर आंसर देगा आप लोगों को 343। यही आप लोगों को टिक करना होगा। इसी में वर्णन है भारत के संविधान की 22 भाषाओं का। चलिए इसी से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किसने किया था, ये पूछा जाए आप लोगों से, तो नोट करके मैंने लिखा है, सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, अमीर खुसरो ने। ठीक है भाई, अमीर खुसरो को क्या बोलते थे? तोताए हिंद बोलते थे। तो आप लोगों से पूछे तोताए हिंद के नाम से कौन जाना जाता था? वो जाने जाते थे अमीर खुसरो। ठीक है, यानी तोते की तरह बड़बड़ाने वाला इसे कहते थे अमीर खुसरो को। ठीक है, आप लोग मुझे अमीर खुसरो की एक रचना कमेंट करके बताएंगे, ये मैं आप लोगों के लिए काम छोड़ रहा हूँ। चलिए अब आपसे पूछा जाए कि किसने हिंदवी का नाम बदलकर हिंदी किया था? तो अमीर खुसरो ने हिंदवी का नाम बदलकर हिंदी किया था। कभी पूछा जाए तो बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए कभी आपसे ये पूछे कि हिंदी कैसी भाषा है रूप के आधार पर, तो आप लोग बता सकते हैं रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। ठीक है, आप लोगों से पूछे तो बिल्कुल बता सकते हैं रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक व विश्लिष्ट भाषा है। चलिए हिंदी का जन्म कैसे हुआ, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा भाई हिंदी कैसे बनी। सबसे पहली प्राचीन भाषा थी संस्कृत। ठीक है भाई, संस्कृत का जो टाइम पीरियड था वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक जो टाइम रहा था, इस काल में, इस दौरान संस्कृत भाषा बोली जाती थी। और यहाँ पर इसे बोलते कौन थे? वैदिक व सामान्य संस्कृत बोलते थे। वैदिक सभ्यता के लोग थे वे सामान्य संस्कृत बोलते थे। ठीक है भाई, तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा भाई, कौन कौन बोलते थे? वैदिक व सामान्य संस्कृत। ठीक है भाई, वैदिक काल के लोग थे, वैदिक सभ्यता के लोग थे जो सामान्य संस्कृत इस समय बोलते थे। ठीक है भाई, तो वैदिक जो सभ्यता थी इसी टाइम पर विकास उसका हुआ था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, आप लोगों से पूछे कि कौन सी सभ्यता रही होगी, तो वैदिक। और यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता था वो जो बोलते थे सामान्य संस्कृत बोलते थे। ठीक है, संस्कृत से जो नई भाषा बनी थी वो बनी थी पाली भाषा। ठीक है, संस्कृत से कुछ विकसित होकर बनी पाली भाषा। अब पाली भाषा जिसमें बुद्ध के उपदेश प्रकाशित हुए।
ठीक है। आप लोगों से पूछे भी बुद्ध के उपदेश किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में। अब ये पाली भाषा जो थी ये 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक, ठीक है, इसका टाइम पीरियड रहा, पाली भाषा बोली गई। अब पाली से थोड़ा सा जब आगे बात बढ़ी उसका विकृत रूप हो गया, पाली से विकास हो गया, पाली से आगे प्राकृत का, ठीक है, पाली से बनी प्राकृत। अब प्राकृत कब से कब तक बोली गई भाई? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत बोली गई, जिसमें जैन उपदेश प्रकाशित हुए। तो आप लोगों से पूछे जैन उपदेश किस भाषा में प्रकाशित हुए? प्राकृत में। बुद्ध उपदेश पाली भाषा में, ठीक है। और वैदिक संस्कृति के लोग कैसी संस्कृत बोलते थे? तो सामान्य संस्कृत बोलते थे, ठीक है भाई। अब प्राकृत से बनी थी अपभ्रंश, ठीक है। प्राकृत से कौन सी बनी? अपभ्रंश। अब अपभ्रंश तो ये कब से कब तक रही थी? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ठीक है। लोक या फिर आम बोलचाल की भाषा थी ये अपभ्रंश, ठीक है। लोक या फिर आम बोलचाल की भाषा थी, ठीक है। तो आम बोलचाल की भाषा पूछे कौन सी थी? अपभ्रंश, ठीक है। तो आप लोगों से यही पूछे कि अपभ्रंश कब से कब तक बोली गई? तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक बोली गई, जो कि आम बोलचाल की भाषा थी, लोक या फिर आम बोलचाल की भाषा थी। अब यहाँ से विकास हुआ अपभ्रंश से आकर हिंदी का। तो आपसे पूछे हिंदी किससे विकसित हुई, किससे विकास हुआ? तो हिंदी बनी है भाषा अपभ्रंश से। तो आप लोगों से ये पूछे हिंदी किस से बनी है? तो आप लोग कहेंगे हिंदी जो है अपभ्रंश भाषा से बनी है, अपभ्रंश से, ठीक है। अपभ्रंश किस किस से बनी थी? मैंने आपको बताया था संस्कृत, संस्कृत के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में पाली, पाली के बाद में अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद में बनी थी हिंदी। सबसे बाद में हिंदी बनी और हिंदी बोली जा रही है 1000 ईस्वी थे, 1000 ईस्वी से अब तक, ठीक है। अब आप लोग ऐसे याद रखिएगा हिंदी विविध रूप में प्रयोग, अलग अलग खड़ी बोली में भी विविध रूप में अलग अलग तरीके के हिंदी के प्रयोग हो रहे हैं, कहीं खड़ी बोली में, कहीं किस प्रकार से, ठीक है। तो हिंदी के जो प्रयोग है ना विविध रूप में हो रहे हैं, यानी कि विविध का मतलब अलग अलग रूप में हो रही है प्रयोग, खड़ी बोली में भी कहीं कहीं यूज होती है, ठीक है भाई। तो आप लोगों से पूछे हिंदी का प्रयोग कैसे किया जा रहा है? भाई विविध रूप में, अनेक प्रकार से हिंदी का यूज किया जा रहा है, अलग अलग रूप में, ठीक है। चलिए, तो हिंदी अपभ्रंश भाषा से बनी। चलिए, आप लोगों से कभी ये पूछे अवधी भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो एक तो तुलसीदास अवधी भाषा के प्रसिद्ध कवि रहे और एक मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है पद्मावत और तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है। रामचरितमानस को अवधी भाषा में ही तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की एक प्रसिद्ध रचना है, पूछे तो बता सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कुछ भाषाओं के प्रकार के बारे में, जैसे कि अपभ्रंश के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो कभी आप लोगों से पूछे अपभ्रंश के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं अपभ्रंश के कुल मिलाकर 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। अपभ्रंश से जिससे हिंदी बनी है इसके 6 प्रकार होते हैं अपभ्रंश के। कौन कौन से भाई? सोरासैनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, खस और ब्राह्मण। आप लोगों के लिए बस इतना ही काफ़ी है भाई, इससे ज़्यादा आप लोग मतलब इसके बारे में पढ़िए भी मत ना, ठीक है। और पढ़ेंगे तो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे ना उतना ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा, आप यूपीएसआई का एग्जाम दें, यूपी पुलिस का एग्जाम दें, किसी का भी एग्जाम दें, यूपी लेखपाल का एग्जाम दें, ठीक है, तो बहुत रहेगा इतना कुछ, ठीक है। अपभ्रंश के प्रकार 6 होते हैं, सोरासैनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, खस और ब्राह्मण, ठीक है। अब सोरासैनी भाई, सोरासैनी इसके भी प्रकार होते हैं भाई। इसके अंदर कौन 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 सी आती हैं? एक तो पश्चिमी हिंदी आती है, गुजराती आती है और राजस्थानी हिंदी आती है, ठीक है। मागधी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? मागधी के अंतर्गत आती है भाई एक तो बांग्ला, एक बिहारी हिंदी, ठीक है। मागधी के अंतर्गत उड़िया भी यहीं आती है और असमिया भी यहीं आती है। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है, ठीक है। महाराष्ट्री मराठी आती है इसमें, महाराष्ट्री भाषा में। खस यानी पहाड़ी हिंदी इसके अंतर्गत आती है और ब्राह्मण के अंतर्गत सिंधी पंजाबी आती है, ठीक है। तो आप लोग भाई बता सकते हैं। आप लोगों से पूछे पश्चिमी हिंदी किसका एक रूप है, तो आप कहेंगे सोरासैनी का, ठीक है। बांग्ला किसका एक रूप है, तो मागधी का, ठीक है भाई। पूर्वी हिंदी किसका एक रूप है, तो आप बता सकते हैं अर्धमागधी का। मराठी किसका एक रूप है, महाराष्ट्री का, ठीक है। पहाड़ी हिंदी किसका रूप है, एक खस का, ठीक है। और सिंधी पंजाबी किसका रूप है, तो ब्राह्मण का रूप है। और ब्राह्मण किसका रूप है? ब्राह्मण आप लोग बताएंगे कि अपभ्रंश का रूप है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। उड़िया किसका एक रूप है, तो आप लोग बताएंगे मागधी का एक रूप है। और मागधी किसका है? अपभ्रंश का एक रूप है, ठीक है भाई। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलिए, पश्चिमी हिंदी के प्रकार और रूप देख लीजिए। पश्चिमी हिंदी के भाई, पश्चिमी हिंदी कहाँ कहाँ पर बोली जाती है,
तो पश्चिमी हिंदी के सबसे पहले तो प्रकार जान लीजिए। भाई ये पश्चिमी हिंदी का प्रकार होता है खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ये होते हैं भाई पश्चिमी हिंदी के प्रकार। जो पश्चिमी हिंदी होती है, खड़ी बोली उसका एक प्रकार होता है हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ठीक है। तो अब खड़ी बोली को पूछे भी खड़ी बोली क्या है, तो आप लोग बताएंगे कौरवी भाषा है, ठीक है। तो आप लोगों से पूछे कौन सी कौरवी भाषा है, वो है खड़ी बोली। ये किसका प्रकार है, ये पश्चिमी हिंदी का एक प्रकार है, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। हरवाणी मतलब सॉरी हरियाणवी। अब ये जो हरियाणवी भाषा है दोस्तों, ये बांगर की भाषा है, यानी बांगरू क्षेत्र में ये बोलते हैं हरियाणवी। हरियाणा में दोस्तों बांगर क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग बताएंगे, आप लोगों से पूछे निम्न में से बांगरी भाषा कौन सी है, तो आप लोग कहेंगे हरियाणवी जो भाषा है वो बांगर की भाषा है। ब्रज भाषा, जिस ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे भाई, कवि सूरदास और भूषण, ये ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, पूछा जा सकता है, ठीक है। सूरदास की जो भाषा थी वो कैसी थी, ब्रज भाषा थी, ठीक है। और भूषण की जो भाषा थी वो भी ब्रज भाषा थी। अब ब्रज भाषा आप लोगों को पता है कहाँ, मथुरा के क्षेत्र में बोली जाती है, आप लोगों को पता होगा। बुंदेली, अब आप लोगों से पूछे भाई बुंदेली के प्रसिद्ध कवि कौन थे, ठीक है। बुंदेली किसका एक रूप है, तो आप लोग बताएंगे ब्रज भाषा सॉरी पश्चिमी हिंदी का एक प्रकार है बुंदेली। और यहाँ पर जगनिक एक कवि हुए हैं, जगनिक, ये बुंदेली भाषा के ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। तो आपसे पूछे कि जो जगनिक हैं ये किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि हैं, तो आप लोग बताएंगे भाई बुंदेली के एक प्रसिद्ध कवि हैं। और पश्चिमी हिंदी का अन्य प्रकार होता है कन्नौजी, ठीक है। आप लोगों से इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा यहाँ से कोई क्वेश्चन बनकर नहीं आएगा, जितना मैं बता रहा हूँ उतना काफ़ी है। पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश भाषा का ही एक अपरूप है, ठीक है, या फिर एक रूप है। तो आप लोगों से पूछे पश्चिमी हिंदी किसका एक रूप है, अपभ्रंश का एक रूप है। चलिए बात करते हैं इसमें अब राजस्थानी हिंदी के बारे में, ठीक है। राजस्थानी हिंदी के बारे में भाई कहाँ कहाँ पर बोली जाती है और किस किस जगह ये बोली जाती है, देखिएगा। राजस्थानी हिंदी के पहले तो प्रकार कौन कौन से, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ठीक है। अब ये बोली कहाँ पर जाती है, ठीक है, मारवी बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान में। तो आप लोगों से पूछे पश्चिमी राजस्थान की जो भाषा है वो कौन सी है, आप लोग कहेंगे मारवाड़ी, किसका एक रूप है, राजस्थानी हिंदी का, ठीक है। जयपुरी कहाँ पर बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। उत्तरी राजस्थान में कौन सी बोली जाती है भाई, मेवाती बोली जाती है। और दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है मालवी, ठीक है, मालवी बोली जाती है। अब आप लोग ऐसे याद रखिएगा, जो मारवाड़ी है ना पश्चिमी नहीं, ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। आप लोग चेक कर लीजिएगा ऐसे कि मारवाड़ी कहाँ पर बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर दो दो जगह पूर्व पश्चिम पश्चिम लिख रहा है, लेकिन एक जगह यहाँ पर पूर्व आएगा, ठीक है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है मारवी, ठीक है, मारवाड़ी जो यानी मारवाड़ी जो, ये करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मारवाड़ी भाषा के प्रसिद्ध कवि पूछ रहे आप लोगों से, तो मारवाड़ी भाषा के प्रसिद्ध कवि रहे चंद्र बरदाई, जिनकी एक प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो आप लोगों से पूछे पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित है, चंद्र बरदाई के द्वारा। और जो चंद्र बरदाई हैं किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो मारवाड़ी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। चलिए बिहारी हिंदी का एक थोड़ा सा झलक देख लीजिए, बिहारी हिंदी कवि बिहारी हिंदी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो वही बिहारी हिंदी का पूछ रहे। मैथिली एक प्रकार होता है, मगही एक प्रकार होता है, और भोजपुरी जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय बोली है, ये भी बिहारी हिंदी का ही एक प्रकार होती है। भोजपुरी ये एक क्या है, भोजपुरी एक भाषा भी है और एक अंतर्राष्ट्रीय बोली भी इसे माना जाता है, ठीक है। भोजपुरी को आप लोगों को पता है कि भोजपुरी का डांसर, तो भोजपुरी क्या है, एक बोली भी है। कबीर दास जो ना, ये दोस्तों भोजपुरी के ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, और सूरदास ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। तो सूरदास का पूछा जाता है किस भाषा से रिलेटेड है या फिर किस भाषा के कवि हैं, ब्रज भाषा के। और कबीरदास भोजपुरी के एक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, ठीक है। कबीरदास का जन्म आप लोगों को पता है मगहर नामक स्थान पर हुआ था, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नीरू नीमा और जुलाहा दंपति थे जिन्होंने दोस्तों इनका पालन पोषण किया था। चलिए राजभाषा अधिनियम कभी आपसे पूछे भाई राजभाषा अधिनियम कब बना, तो आप लोग बता सकते हैं 3 जनवरी 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया था। लेकिन पारित कब हुआ था, 1965 में ये अधिनियम पारित हो गया था, ठीक है। राजभाषा अधिनियम 1965 में पारित हुआ, 3 जनवरी 1963 में ये बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, देवों की भाषा कौन सी है, अगर आपसे पूछे एक
पॉइंट देकर या फिर एक नंबर देकर, तो आप लोग बताएंगे देवों की भाषा है संस्कृत, आर्य भाषा संस्कृत, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत, सभी की जननी, ठीक है, सभी भाषाओं की तो वो भी संस्कृत ही है। चलिए पूर्वी हिंदी का एक प्रकार हम और देख लेते हैं कि भाई पूर्वी हिंदी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पूर्वी हिंदी में अवधी आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है, ठीक है। पूर्वी हिंदी में, पूर्वी हिंदी का आप लोगों से पूछे कि अवधी किस भाषा का एक प्रकार है, आप लोग कहेंगे पूर्वी हिंदी का। बघेली किसका एक प्रकार है, पूर्वी हिंदी का। छत्तीसगढ़ी किसका एक प्रकार है, तो आप लोग बताएंगे पूर्वी हिंदी का ही एक प्रकार है। चलिए पहाड़ी हिंदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि भाई पहाड़ी हिंदी के प्रकार कौन कौन से हैं। तो भाई आप लोग ऐसे याद रखिएगा, जो पहाड़ी हिंदी है वो कहाँ पर बोली जाती है, ठीक है भाई। पश्चिमी पहाड़ी हिंदी शिमला आदि में बोली जाती है। तो पहाड़ी हिंदी और उसका भी एक प्रकार है पश्चिमी पहाड़ी हिंदी, ठीक है, और मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी, ठीक है। तो दो प्रकार हो गए इसके पहाड़ी हिंदी के, ठीक है। तो एक तो पश्चिमी पहाड़ी हिंदी और एक मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी। ये उत्तराखंड में बोली जाती है मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी, और ये शिमला आदि में बोली जाती है पश्चिमी पहाड़ी हिंदी। तो आप लोगों से पूछे पश्चिमी पहाड़ी हिंदी कहाँ पर बोली जाती है, तो शिमला के क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। या फिर आप लोगों से ये पूछे पश्चिमी पहाड़ी हिंदी किसका एक प्रकार है, तो आप लोग कहेंगे पहाड़ी हिंदी का। मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी किसका एक प्रकार है, पहाड़ी हिंदी का, ठीक है। और ये मध्यवर्ती जो पहाड़ी हिंदी है ये उत्तराखंड राज्य में बोली जाती है लगभग। अब मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार है, एक कुमाऊनी और एक गढ़वाली, ठीक है, गढ़वाली। तो आप लोगों से पूछे मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी कितने प्रकार हैं, दो, एक तो कुमाऊनी और एक गढ़वाली, याद रखिएगा। चलिए इसी में और आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य प्रश्न आप लोगों के लिए और मैंने यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है भाई। कुछ अन्य प्रश्न हैं, जैसे कि आप लोगों से पूछे भारत में कितने भाषाई परिवार हैं, तो आप लोग बताएंगे भारत में 4 भाषाई परिवार हैं। सबसे पहले भारियोपीय परिवार आता है, 73% इसकी वरीयता है, ठीक है। द्रविड़ परिवार आता है इसके बाद में, द्रविड़ परिवार में कुल मिलाकर 25% आते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिक में 1.3% और 0.7% में आते हैं चीनी तिब्बती। तो भारत में कितने भाषाई परिवार हैं, 4 भाषाई परिवार हैं, ठीक है। भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। सभी का परसेंटेज भी मैंने यहाँ पर लगा रखा है। भारत में कुल मिलाकर लगभग 56% लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। ये आंकड़ा एग्जैक्ट है, आगे पीछे भी घटता बढ़ता रहता है। तो आप लोग भाई इस क्वेश्चन को समय समय पर अपना अपडेट करते रहिएगा कि भारत में कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। 56% लोग भारत के हिंदी बोलते हैं। अब आप लोगों से पूछे, सबसे पहली तो हो गई हिंदी कि भारत की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है भाई, वो तो हो गई हिंदी। हिंदी के बाद में मैं क्रम लिखवा रहा हूँ, सबसे पहले हिंदी बोली जाती है सबसे ज़्यादा भारत में, ठीक है। दूसरे नंबर पर बोली जाती है फिर बांग्ला। आप लोगों से पूछे भारत में दूसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा कौन सी, तो बांग्ला है। और तीसरे नंबर की भाषा पूछे तो वो है तेलुगु, ठीक है भाई। तेलुगु भारत में तीसरे नंबर पर बोले जाने वाली सबसे ज़्यादा, सबसे, ठीक है, सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर की बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तेलुगु। दूसरे नंबर की बांग्ला और पहले नंबर की होती है हिंदी, ठीक है। आप लोगों से पूछे बता पाएंगे। तो भारत मतलब भारत की बंगाली दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाएं कुछ इस प्रकार हैं, जो आंकड़ा अभी करेक्ट होकर आया है। दोस्तों विश्व में वर्तमान में जो बोली जा रही है सबसे आगे है चीन की एक भाषा है चीनी मदारिन, लगभग 14% लोग इसे बोलते हैं, ठीक है भाई। दूसरे नंबर पर बोली जा रही है वर्तमान में अंग्रेजी। तो पहले नंबर पर चीनी मदारिन, दूसरे नंबर पर अंग्रेजी और तीसरे नंबर पर बोली जा रही है हिंदी और चौथे नंबर पर अब आ गई है स्पेनिश, ठीक है। तो आप लोगों से पूछेगा विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं के क्रम में हिंदी का कौन सा स्थान है, तो अब आप लोग आंसर करेंगे तीसरा स्थान है। 4.46% के समथिंग में, आंकड़े एग्जैक्ट नहीं है भाई, आगे पीछे हो सकते हैं। तो 4.4% और इसके समथिंग में तीसरे नंबर पर विश्व में बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। आप लोग ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चौथे नंबर पर स्पेनिश और दूसरे नंबर पर विश्व में बोले जाने वाली भाषा में अंग्रेजी आ चुकी है। पहले नंबर पर चीनी मदारिन है और कहीं कहीं नेट पर आप लोगों को अभी ये भी शो करके दिखाएगा कि विश्व में हिंदी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है भाई। तो आप लोग ये भी करेक्ट ये भी देख लीजिएगा भाई, हमारे अकॉर्डिंग हिंदी अभी नहीं है,
हिंदी से ऊपर अभी भाषा आपकी दो हैं, एक तो चीनी मंदारिन और एक अंग्रेजी। अगर आप लोग ऐसा देख रहे हैं, हालांकि मैंने भी देखा है, सर्च करके दिखा रहा है, लेकिन जब आप डीप से देखेंगे, जब आप डीप से जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तभी आपको पता लग जाएगा। सबसे आगे चीनी मंदारिन है, दूसरे नंबर पर अंग्रेजी बोलने में, और तीसरे नंबर पर हिंदी आ रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग हिंदी को तीसरा नंबर दीजिएगा, ना कि पहला नंबर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, भारत में बोली जा रही पहले नंबर पर हिंदी, और विश्व में तीसरे नंबर पर आती है हिंदी, दूसरे नंबर पर अंग्रेजी आती है विश्व में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। हुआ ये, देखिएगा, कुल मिलाकर 71वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में 8वीं जो अनुसूची है ना, इसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, आप लोगों से ये पूछ सकता है। एक तो ये पूछ सकता है 71वां संविधान संशोधन कब हुआ, जिसके थ्रू भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, ठीक है। तो वही 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसके तहत 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल की गई थी वो कोंकणी की गई थी, मणिपुरी की गई थी और नेपाली की गई थी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ट्रिक भी दे रखी है, नेपाल को कड़ी व पूरी दे दो, ठीक है। नेपाल को कड़ी व पूरी दो, यानी नेपाली भाषा शामिल हुई, ठीक है, और कड़ी यानी कोकड़ी, ठीक है, कोकड़ी, नेपाल को कड़ी यानी कोकड़ी जुड़ी, और पूरी यानी मणिपुरी, ठीक है। तो नेपाल को कड़ी पूरी दो, ठीक है। सबसे पहले जो भाषा शामिल हुई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं शामिल हुई थी। फिर से एक बार 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, जिसके तहत 4 भाषाओं को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो वो भाषाएं कौन कौन सी थी? एक बोडो थी, एक मैथिली थी, एक संथाली थी और एक डोगरी थी, ठीक है। बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी, इन भाषाओं को भारत के संविधान संशोधन 91 के अकॉर्डिंग 2003 में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में इन्हें मान्यता दे दी थी, ठीक है। भारत की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा तेलुगु है। हिंदी को 14 सितंबर, ठीक है, हिंदी दिवस मनाया जाता है ना 14 सितंबर को, तो हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया था। चलिए, इससे ज़्यादा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उनको भी मैं यहाँ पर आपके लिए भी लगा रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए भाई, हिंदी के कुछ और भी क्वेश्चन रह गए थे, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर सेट किए। वो हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है, ठीक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक एवं विश्लिष्ट भाषा है, ठीक है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार का हिस्सा है। तो आप लोगों से पूछे भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किसका हिस्सा है, तो भारोपीय परिवार का, ठीक है। भारत में 4 भाषाई परिवार है, मैंने आपको बताया था, द्रविड़ भारोपीय वाला, ठीक है। हिंदी मूलतः फारसी भाषा का, मतलब हिंदी मूलतः फारसी भाषा का रूप है, ना कि दोस्तों हिंदी का, ठीक है। जो हिंदी शब्द है ना, ये मूलतः फारसी भाषा का है, हिंदी शब्द, ठीक है। तो हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का है, ना कि हिंदी का, ठीक है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवहमान सिंधु नदी के संबंध से संबंधित है, ठीक है। तो आप लोगों से पूछे हिंदी शब्द की उत्पत्ति भारत के किस पश्चिमी क्षेत्र यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में प्रवहमान सिंधु नदी से संबंधित है, मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। हिंदी शब्द के 2 अर्थ होते हैं, तो आपसे पूछे हिंदी शब्द का कौन कौन से अर्थ होते हैं? 2 होते हैं। एक तो हिंद देश के निवासी, अर्थात हिंदी हैं हम, वतन है हम, हिंदुस्ता हमारा, ये लाइन लिखी है इकबाल के द्वारा। और दूसरा है इसका और हिंदी की भाषा है, ठीक है, और हिंदी की भाषा है, तो ये भी हिंद की भाषा है, ठीक है, और हिंद की भाषा है। तो ये 2 शब्द है भाई, 2 अर्थ हैं इसके, एक तो हिंद देश के निवासी और हिंद की भाषा, 2 इसके दोस्तों क्या हैं, अर्थ हैं, ठीक है, हिंदी के। हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। हिंद शब्द के या फिर हिंदी शब्द के 2 अर्थ हैं, पहला अर्थ है हिंद देश के निवासी और दूसरा अर्थ है हिंद की भाषा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से मैंने कवर करा दिए हैं, इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट और ख़ास क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से रिलेटेड। फिलहाल थैंक यू एंड बाय बाय।